मैं पिछले हफ्ते ही कामरान बुखारी साहब के साथ बातचीत कर रहा था कि क्या रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। मुझे शक था कि शायद नहीं करेगा, चूँकि ये बहुत बड़ा मैस है जिसमें व्लादिमीर पुतिन नहीं फंसना चाहेंगे। मगर उनके चाहने या ना चाहने से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही, बल्कि बाज़ औक़ात आदमी इतना बुरी तरह फंस जाता है कि कोई रास्ता नहीं रहता। और इसी पे आज हम बातचीत करेंगे कामरान बुखारी साहब के साथ। मगर हम शुरू में जो बात टच करेंगे, सिर्फ टच करेंगे, उस पर तफसीली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है इमरान खान का दौरा रूस, जो कि बहरहाल इंटरनेशनल न्यूज़ का हिस्सा बन रहा है। इसलिए बन रहा है कि वो एक मेरी राय में गलत वक्त पर, गलत मौका पर और गलत मुकाम पे गए हैं। मैं वेलकम करता हूं जनाब कामरान बुखारी साहब का वाशिंगटन से। सर, पिछले हफ्ते ही आपसे बातचीत हम कर रहे थे और मैंने तो ये कहा कि शायद नहीं करेगा। आपने कहा कि कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, ये तो अगले हफ्ते देखेंगे। आज वो हफ्ता आ गया है। बातचीत शुरू करेंगे इमरान खान साहब की, चूंकि एक स्टेटमेंट जो उन्होंने एयरपोर्ट पे दी बड़ी ही एब्सर्ड थी, जब उनका ये कहना था कि बहुत ही एक्साइटमेंट टाइम पे मैं आया हूं। तो क्या मुराद है उनकी इस बात से? देखें ताहिर साहब, मसला सारा इतना है कि लेट्स पिक दिस अपार्ट कि जी इमरान खान का ये जो दौरा है ये कैसे मर्ज वजूद में आया। तो पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं, खास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त उनकी जो यूं समझिए जो सियासी पोजीशन है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। तो वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। वो रैलिंग द ट्रूप्स कर रहे हैं, वो अपने सपोर्ट बेस को, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, मतलब अगर मुझे निकाला जा रहा है या मैं मेरे हुकूमत में प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरी वजह से नहीं है। क्योंकि देखो, मैं तो जो हूँ चीन से भी जाके मिल आया हूँ, मैं रूस से भी मिल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पॉवर्टी ऑफ थॉट जो है वो पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो यहाँ अमेरिका में भी है, लेकिन नोयत उसकी फर्क है। पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी ऑफ थॉट अवाम के अंदर ऐसे नहज पे है कि इस किस्म का चूरन आसानी से बेचा जा सकता है। तो वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई मैं देखो, मुझे जो है, मैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ, दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ बगलगीर होता हूं। तो बाकी तो मुझसे पहले जो आए वो तो बस सिर्फ अमेरिका और मगरिब को सलाम करते थे। तो मैं तो अमेरिका को भी कहता हूँ, ठेंगा दिखाता हूँ, मैं तो एब्सोल्युटली नॉट की बातें करता हूँ। और देखो जो है, मैं अभी चीन होके आया, अब मैं रूस जा रहा हूँ। तो ये तो एक इशू था जिसके पीछे वो गए। अब बात आती है टाइमिंग की। अब टाइमिंग के ऊपर जो है वो मसला आ जाता है कि अच्छा यार, अगर ये पहले तो शायद इनको पता ही नहीं था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ वजीर आजम के क्लोज सर्कल की। ठीक है, मैं अब ये बात नहीं कर रहा कि वजारत खारजा में क्या, वहां काबिल लोग बैठे हुए हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वहां से और यहां तक के एस्टेब्लिशमेंट से भी उनको ये बात समझाने की कोशिश की गई होगी कि देखें, ये वक्त नहीं है जाने का। लेकिन वो किसी की सुनते नहीं ना। तो फिर ये भी है कि लेट्स से कि अच्छा जो है ये इनको मना किया गया, लेकिन यार सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बात कब पता चली, मतलब जो हुकूमत के और जो इदारों के जो लोग हैं, चाहे वो जो है फॉरेन मिनिस्ट्री है या जीएचक्यू है या जो भी है, उनको कब पता चला कि ये नहीं जाना चाहिए? ये तो मामला बड़ा अरसे से पक रहा है बैठ के। ये तो हालात जो हैं बदस्तूर खराब हुए जा रहे हैं। ठीक है, किसी को मतलब ये नहीं पक्का पता था कि जंग हो रही, लेकिन बदस्तूर हालात खराब हो रहे हैं। 1.5-2 लाख के करीब, अब पता नहीं तखमीना जो है ना कितने सही है नहीं है, लेकिन 1.5-2 लाख बताई जाती है फौज जमा हो चुकी है। और इतने जो है मतलब वो ब्रिंक्समैनशिप चल रही है। तो अभी आप मत जाएं। तो फिर सवाल उठता है कि क्यों नहीं इमरान खान साहब, अगर ये बात की गई है, पहले तो मुझे नहीं पता कि ये वक्त से पहले की गई थी, लेट्स से कि की गई थी, अस्यूम कर लेते हैं कि इनको बदस्तूर जो है वो मतलब मुशावरत मिल रही है कि भाई ये मत करें। तो फिर जो है एंड पे मैं समझता हूं वही एक एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि मैंने तो जाना ही जाना है। तो फिर और इस वक्त जो है, ये तो मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं और बहुत सारे जो है ना अपना मीडिया पे भी कह चुका हूं कि
इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल में पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल नुकसान कर रहे हैं। जी, आपने बड़ी अहम लाइन दी कि वो अपने सर्वाइवल के चक्कर में पाकिस्तान का बहुत खौफनाक हद तक जियो पॉलिटिकल नुकसान कर रहे हैं। खैर, ये मसला जो है अब यूक्रेन पर अटैक रशिया का, ये इमरान खान के सब्जेक्ट से बहुत बड़ा मसला है, जी ये इंटरनेशनल मसला है। हम उसकी तरफ आते हैं। कामरान साहब, ये बताइए कि व्लादिमीर पुतिन इस सारे एग्रेशन से हासिल क्या करना चाहते हैं? देखें, जब भी इस किस्म का कोई बहुत ही हाई स्टेक्स गैम्बल का जो डिसीजन होता है वो लाइटली नहीं लिया जाता। आज भी मैं ट्वीट करके हटा हूं, एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर जो है ना गर्दिश कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जी वो व्लादिमीर पुतिन जो है वो इर्रेशनल हो गए हैं और वो आइसोलेटेड हो चुके हैं, वो स्टालिन की तरह आइसोलेट हो चुके हैं और किसी की सुन नहीं रहे और बस अपनी हाँक रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स वो इर्रेशनल हो गए हैं, जज्बाती हो चुके हैं और उनके अंदर बेसिक समझ बूझ जो है वो खत्म हो चुकी है। देखिए, हो सकता है ये हो, वाकई सही है, लेकिन मैं इस मैं बंदा तब इस बात को माने कि जब वो बाकी के जो इश्यूज हैं, क्योंकि ये जू que तू ये जो मफरूजा है इसको मानना जरा मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये है कि सदर पुतिन जिस मुकाम पर हैं, देखिए ये कोई जमहूरी मुल्क नहीं है कि जहां पर आपने इलेक्शन लड़ा और आप करते कराते हो। वहां पे भी जमहूरी मुल्कों में भी, जमहूरी निज़ाम में भी बड़ा मुश्किल होता है आप मतलब इस मुकाम तक पहुंचना कि आप इतने बड़े मुल्क के सरबराह बन जाते हैं। और फिर एक जहां आमिराना निज़ाम है, जहां पे जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कोई ये नहीं पता कि हाँ भाई कौन किस वक्त जो है कहां से निकल के तो जो मौजूदा जो मतलब हुकूमत है उसको जो है ना रिप्लेस कर दे। मैं बात कर रहा हूं साबिक सदर येल्सन, बोरिस येल्सन की जब हुकूमत गई तो ये आए थे ना, तो एक ऐसा शख्स जो मनूवर करता हुआ केजीबी से, जो इतनी जो है मतलब वो इंटेलिजेंस का जो है श्रूड ट्रेड क्राफ्ट मास्टर है, और फिर उसने 22 साल हुकूमत की है और दीगर जंगों में जो है मतलब से नेविगेट किया है, अमेरिका के साथ किया है, सैंक्शंस को डील किया है। तो गुफ्तगू के इस बात पे ले आना कि अच्छा यार वो तो उसका दिमाग खराब हो गया, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी अपनी जो वो या तो हमारी लेजीनेस है, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये क्यों कर रहा है ऐसे। बहुत आसान है कहना कि ओ पागल हो गया और अब जज्बाती हो चुका है और अब उसको जो है वो अच्छे बुरे की तमीज नहीं रही। इसके बरक्स बहुत मुश्किल है कि आप ये कहें कि अच्छा यार जरा मैं देखूं ना, जरा जोर लगाएं दिमाग के ऊपर, जरा थोड़ा एनालिसिस करें, थोड़ा पढ़ें बैठ के कि हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करें। तो इस तरह के जो मजामीन हैं ये बड़े मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कम से कम न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में नहीं छपने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हम न्यूयॉर्क टाइम्स का अपना एक मुकाम है, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं उसको पब्लिश होते हुए, तो वहां कम से कम इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और अगर कोई मफरूजा पेश कर रहा है तो मजीद जरा तकरीब मतलब कोई स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना आर्ग्यूमेंट की। तो खैर वो बात अपनी जगह पर है। बात सारी इतनी है कि हम शुरू करते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। देखें, शुरू हुआ जब इन्होंने ट्रूप्स मोबिलाइजेशन किया, वो राउंड वन समझ लें, उसको आप राउंड वन कह लें कि ट्रूप मोबिलाइजेशन हो गई है और इन्होंने फौज लगा दी और कह रहे हैं कि जो है हमें तो खतरा है, और लेकिन सिग्नल ये दे रहे हैं कि अगर हमारी बातें ना मानी गई हम चढ़ाई कर देंगे। तो क्या चढ़ाई करना चाहते थे वो? ठीक है, ये भी एक जो ना दिलचस्प चीज है कि जी वो शुरू से ही चढ़ाई करना चाहता था। ये तो बस ऐसे ही है, जो लोग कहते हैं कि वो नेगोशिएट करना चाहता है वो उसको समझते ही नहीं, ये तो कोई जो है मतलब बहुत ही दुनिया का अजूबा है और इसके ऊपर लॉजिक नहीं लगती, इसके ऊपर जो है एनालिसिस उस तरीके से नहीं किया जाता, और जो लोग करना चाहते हैं वो बड़े बेवकूफ लोग। तो ये भी एक बेहुदा जो है एक सोच है जो मेरे नजदीक, माजर से कहना चाहूंगा, क्योंकि ये आप इसका मतलब ये है कि बाकी दुनिया एक तरफ और पुतिन और उस जैसे लोग जो हैं वो मुनफरिद हैं, एक्सेप्शंस हैं, किसी तरीके से वो बाकी ह्यूमैनिटी के साथ उनसे वो मुख्तलिफ हैं, या उनका मतलब उनके अंदर कोई वो डिफेक्ट है, या वो बहुत ही ज्यादा जो है मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमन बींग्स हैं जो बाकी नहीं। तो खैर
फैसला उन्होंने ये किया कि भाई मैंने ट्रूप्स रखनी है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्यों भाई? आप जो है, कोई भी दुनिया का लीडर या कोई भी शख्स अगर उसको एक चीज बगैर जोर लगाए मिल रही है तो वो जोर क्यों लगाएगा? तभी लगाएगा ना जब जरूरत पड़ेगी, वरना तो कोई नहीं लगाता। तो कोशिश ये थी कि मेज पे आ जाएं और बातचीत हो, और यूक्रेन जो है किसी तरीके से न्यूट्रल करो। ये जा रहा है मगरिब के कैंप में, और अगर यूक्रेन में जो है ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है कि जहां इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत है, मतलब अक्सरियत आबादी जो है वो मगरब के साथ इल्हाक चाहती है, तो ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है। क्योंकि एक वक्त आएगा तो अगर नेटो की मेंबरशिप नहीं भी होती, नेटो के अफवाज और अड्डे और दस्ते यूक्रेन की सरजमीन पे नहीं भी आते, तो ये जो जमहूरियत और एंटी रशियन जो एक डायनामिक है, ये तो बिल्कुल बॉर्डर पे आ खड़ा हुआ है। आज जो है कीव के अंदर जमहूरी इलेक्शन हो रहे हैं, कल को मॉस्को में होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आवाम भी तो यही चाहती है ना। उनको मैंने दबा के रखा है, आमिराना निजाम है, मुखालफिन को मैं पॉइजन कर देता हूं, वो भी मैं जो हूं वो रेडियो एक्टिव मटीरियल से पॉइजन करता हूं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन इस चीज को मतलब ये जो बिसात थी इसको रिवर्स करने की जरूरत थी। लेकिन कोई शख्स भी खुद से वो मुश्किल रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहता। बात हुई, सदर बाइडेन ने कहा भाई मैं तो नो सच थिंग हैपनिंग, तो तुम अपने जो हाई हॉर्स है उससे उतरो तो फिर बात करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा ये जो लुहांस्क और डोनेट्स्क के जो इलाके हैं जो कॉन्टैक्ट लाइन के इस तरफ है, यानी मशरिक की जानिब है, पूरा लुहांस्क और पूरा डोनेट्स्क की बात नहीं होती, सिर्फ वो इलाका जात जो कि प्रो रशियन बागियों के कब्जे में है, उनको इन्होंने रिकग्नाइज कर लिया। ये सोच के कि अच्छा यार ये मान नहीं रहे, तो ये मैं समझ रहे मैं ब्लफ कर रहा हूं, तो मैं जरा सा टेम्परेचर हाई करता हूं। जब वो किया, उल्टे सैंक्शंस पड़ गए। तो अब आप ऐसे मुकाम पे हैं, इफ यू आर पुतिन, तो आप एक ऐसे मुकाम पे हैं कि अगर अब आप कुछ नहीं करते, मतलब मजीद कोई जारहाना इकदाम नहीं करते, तो आपकी क्रेडिबिलिटी एट लाइन है। आपके लोग देख रहे हैं कि आपने बड़ा, मतलब अपनी तरफ से पंगा लेने चले थे मगरिब से, तो वो तो मान ही नहीं रहे, तो फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। तो अब उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं ये जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो हमला क्यों किया गया, कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो वैसे तो मान नहीं रहे, वो समझते हैं मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैंने करना वरना कुछ नहीं है, तो मैं तो मेरी को वो तो मुझे क्रेडिबल नहीं समझते, अब मेरे लोग भी नहीं समझेंगे। तो आपको ट्रिगर पुल करना होता है। अच्छा, अब ट्रिगर पुल हो गया है, तो अब क्यों करना, अब क्या होगा? अब मसला ये है कि आपने बयान दिया है कि हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन हम यहां से खतरे को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं डी नट्सिफाई करना चाहता हूं, मैं यहां से टेररिस्ट खत्म करना चाहता हूं, यहां पे जो है मतलब जो उन्होंने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन यह है कि हम डोनबास के अंदर ऑपरेशन करेंगे, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन डोनबास के इलाके में। तो उनका उनकी सोच ये थी, उनके लफ्जों पे नहीं जाना चाहिए, उनके बिहेवियर को देखना चाहिए। उनकी सोच तो यही है कि भाई मैं अगर जो हूं फौज मजीद आगे ले जाता हूं, यानी जो पूरा डोनबास का इलाका है जो कांटेक्ट लाइन से मगरिब की जानिब है, अगर उनको ले लेता हूं, फिर ये आएंगे मुझसे बात करने के लिए कि हाँ भाई, क्योंकि अभी तक तो इंप्रेस नहीं हो रहे थे। तो अब ये हासिल करने के लिए ये मिलिट्री ऑपरेशन सर्जिकल नहीं होते, ये वो मक्खन में से बाल निकालने के मुतरादिफ नहीं। जब आपको किसी, अगर इनको डॉनबास के इलाके को कब्जा करना है, तो सबसे पहले इनको सी एड ऑपरेशंस करने हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, के जो कीव की हुकूमत की एयर डिफेंसेस हैं और जो उनकी जो अपना एयर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, उनको डिग्रेड करना है। क्योंकि वो तो घर पे तो नहीं बैठे रहेंगे ना, वो सिर्फ वहां पे ग्राउंड वॉर तो नहीं करेंगे बैठ के कि अच्छा यार फौजें आ गई तो अब हम डोनबास के अंदर जाके एक जमीनी कार्रवाई करते हैं। वो तो जहाज भी लेके आएंगे, वो अपनी पूरी ताकत का लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फिर उनका कला कमा करना है। तो इस वजह से कीव, ओडेसा
और ये जो इस तरह के जो शहर हैं जो जो वस्ती और मगरबी यूक्रेन के अंदर हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है एयर से भी, और स्पेशल फोर्सेस जो हैं और लिमिटेड फोर्सेस ग्राउंड इंकर्जन भी कर रही हैं ताकि उन इलाकों को वीक किया जाए। अब मसला ये है कि अब आप फंस गए, चाहते तो आप डोनबास थे, लेकिन आपने जो है मतलब उसको हासिल करने के लिए जंग को फैलाना जरूरी है। तो अब लोग सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूं कि हाँ भाई ये क्या है, क्या सिर्फ डोनबास को लेना चाहते हैं या पूरे यूक्रेन को लेना चाहते हैं? तो प्रॉब्लम यह है कि पूरे यूक्रेन को लेने के लिए बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत है। तो कभी अक्सर और बेशतर जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर हालात आपके मतलब आप हालात के गुलाम हो जाते हैं। आपकी फोर्सेस किस तरह चल रही हैं, आगे से मुजाहिमत क्या आ रही है, कितने जहाज सही चल रहे हैं, कितने टैंकें सही चल रही हैं, फ्यूल जा रहा है नहीं जा रहा, फिर मैथमेटिकल गेम हो जाती है। तो ये और फिर वो आपकी सब्जेक्टिव जो प्रेफरेंसेस हैं, चाहे आप कितने ही मजबूत लीडर क्यों ना हो, ये हमने बारहा देखा है। क्या अफगानिस्तान में चाहता था अमेरिका के तालिबान आ जाएं? क्या आईसिस को जो है चाहता था कि अमेरिका के आईसिस इराक में चली जाए, ईरान जो है इराक पे काबज हो जाए? नहीं। लेकिन लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ही यही है कि वो आप उसकी नीयत आपकी नहीं होती, लेकिन आपने जो मूव किया होता है उस वो पूरी तरीके से आप उसको कंट्रोल नहीं करते एनवायरनमेंट को, और हालात बेकाबू हो जाते हैं। आपने बहुत तफसील से उन तमाम फैक्टर्स की तरफ इशारा किया कि हालात किस तरह बेकाबू हो जाते हैं जनरली भी, और वही जनरलाइजेशन हम अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त रूस की सूरत हाल पर भी। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर सदर पुतिन वापस चले जाते अपने उस मुहिम जोई के ख्यालात से, तो वो अपनी आवाम में जलील होते। उनकी आवाम कहती कि ये तो ऐसे ही 2 महीने 3 महीने ज़ाया किए, इतनी डिप्लॉयमेंट की और कुछ भी नहीं किया और डर के भाग गए हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि 40 मिलियन लोगों का, रादर दैन ओवर 40 मिलियन लोगों का जो मुल्क यूक्रेन है, और ईस्टर्न यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अपने रकबे के एतबार से भी, वो 40 मिलियन 43 मिलियन लोग जो हैं वो इनकी 2 लाख फौजों से तो काबू में आएंगे नहीं। और अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी हैं। अब सैंक्शन से ज़्यादा जो बात हमें एक दिन के अंदर ही नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा अब मॉडर्न वेपन्स जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी होगा। तो क्या आपको लगता है कि इतनी सूरत हाल बिगड़ जाएगी आने वाले दिनों में कि इन वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है? अगर होता है तो बहुत बड़ी जंग की तरफ दुनिया बढ़ती है। आपको अब मंजर कैसा नज़र आ रहा है? तस्वीर अभी बहुत धुंधली है ताहिर साहब, क्योंकि मैं सुबह से अपने साथियों के साथ, ये हमारे जो कॉलीग्स हैं न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट में हमारे, हम कल रात से बल्कि यूं के हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कितने फौजी वस्ती और मगरबी यूक्रेन में डाल रहा है रूस रशिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब ये हमें बताएगा कि उनका मिशन क्या है वहां पर। अगर तो बहुत थोड़ी फोर्स है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ वो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड कर रहे हैं, उनके जो हवाई अड्डे हैं उनको जो है कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं ताकि उनको बाहर से इमदाद ना आए। उनका कोई मकसद नहीं है कि वो जो है इसको वहां पे कब्जा करने का। कब्जा वो डोनबास में करेंगे या उससे जितना आगे आ सकेंगे मशरक के अंदर, वस्त में और मगरिब में नहीं होगा। लेकिन अगर वहां की फौजों की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी बड़े दस्ते मल्टी डिविजनल फोर्स जा रही है, तो फिर यह है कि उनकी नीयत सिर्फ डोनबास की नहीं है, वो पूरे मुल्क पे कब्जा करना चाह रहे हैं। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो एक अलग बहस है, उस पर हम आते हैं। लेकिन आप फर्क देखें, मैं जब जो बात कहता हूं ना कि मिलिट्री ऑपरेशन नंबर्स का खेल है, कि अगर आपके दस्तों की तादाद बहुत थोड़ी है, आपका मिशन लिमिटेड है। अगर बहुत बड़ी है तो इसका मतलब है आप तैयारी करके आए हैं, आपने उनके खाने पीने, उनके रहने सहने, उनके फ्यूल, उनके वेपन्स, उनके एम्यूनिशन, सब कुछ का आपने बंदोबस्त किया हुआ है और वो नजर आना चाहिए। मसला ये है कि इसके ऊपर मुझे, बावजूद इसके कि हम सोशल मीडिया के एज में रहते हैं, इस पे हमें नंबर नहीं मिल रहे। ठीक है, पार्टली इस वजह से भी हो सकता है कि लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो इसको या तो खोज नहीं रहे, और अगर कर रहे हैं तो उनको उन तक रसाई नहीं है, उनको एक्सेस नहीं उन इलाकों का जहां से उनको मिल सके।
इंफॉर्मेशन। और ये भी हो सकता है कि हम, चूंकि जंग के इब्तदाई 24 घंटे अभी नहीं हुए ना, तो इब्तदाई मरहले में हैं, तो ये पता लगते भी वक्त लगेगा। तो ये बड़ा जानना बड़ा जरूरी है कि वो जो फौजें डॉनबास के इलाके से बाहर ऑपरेट कर रही हैं, उनकी नौइयत क्या है, उनका साइज क्या है। क्योंकि वरना तो हम पागलों की तरह ये भी कह सकते हैं कि भाई वो तो यूक्रेन पे भी कब्जा करेंगे, पोलैंड में भी घुसने के चक्रों में, ऐसी भी बात गश्त हो रही है। तो तखमीने ऑल ओवर द प्लेस हो जाते हैं, और जो है फिर गलती भी होने का है। मेरे जैसा जो है वो एनालिस्ट जो है वो मतलब ऐसे सिचुएशन में इंटिमिडेटेड फील करता है कि भाई मैं कोई ऐसी बात ना करूं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, लेकिन मुझे अपना एनालिसिस भी देना है, मुझे अपनी फोरकास्टिंग भी करनी है। तो रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ता है कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन गलती का भी डर होता है। तो ये फॉग ऑफ वॉर है, इसमें अभी हमें कुछ पता नहीं है। तो गुजारिश जो है, वो जो सोशल मीडिया पे लोग जो है वो बड़ी बुलंद आवाज के साथ, बड़ी सर्टनिटी के साथ अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी लेके आए, थोड़ा देखें, स्टडी करें कि हो क्या रहा है, इससे पहले कि वो जो हम यहाँ अमेरिका में कहते हैं शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर, वो खुदारा मत करें। देखिए, आपने कहा कि फॉग ऑफ वॉर है, एक धुंधली सिचुएशन है। तो इस धुंधलेपन में, जो कि इस तरह की सिचुएशन में बड़ा नेचुरल है मामला, इस धुंधले माहौल में आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो कितना फर्मली इसको डील करेगी? चूँकि प्रेसिडेंट बाइडन ने और भी वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ तक कहा कि हमारी दुआएं हैं यूक्रेनी अवाम के लिए, तो दुआओं से तो काम नहीं चलेगा, सैंक्शन लगाना शुरू कर दी। सैंक्शन भी कुछ अरसे बाद ही उसके रिजल्ट आएंगे, और उसके साथ साथ जो मदद चाहिए यूक्रेन को, वो किस लेवल पे आपको करते नजर आ रहे हैं? जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि रूस नहीं चाहता कि उसके ऑपरेशंस को पूरी तरीके से वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्योंकि फिर तदारक करने का अमल जो है वो आ जाता है, उसमें मत इमदाद होती है। अगर आपको पता है अगली साइड क्या कह रही है, तो फिर आप उस हिसाब से अपना एफर्ट लगाते हैं। इसी तरीके से यही लॉजिक आप अमेरिका और मगरब के ऊपर डालें, जो नेटो का इत्तेहाद है। तो क्या ये अब जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मैं समझ सकता हूँ जर्नलिस्ट का काम ही यही है कि वो पुश करे, सवाल करे, अच्छा भाई बताओ ना क्या हो रहा है, और पीछे लगा रहे। वो बात जायज है अपनी जगह पे, लेकिन उतनी ही जायज ये भी है कि सदर आपको नहीं बताएगा, वो टीवी पे तो आगे नहीं बताएगा ना कि अच्छा यार अब इतना बड़ा हमला हो गया है, तो अब हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। ये चीज भी तो आपको सीक्रेट रखनी है ना, ताकि अगली साइड अगली साइड ने ऑलरेडी जो है चढ़ाई कर दी है, आप नई फौजें भेज रहे, ठीक है ना, तो वो तो आपको नहीं बताएगा। लेकिन वो काम फिर जर्नलिस्ट के ऊपर आता है, और फिर हम, एंड मोर इंपॉर्टेंटली, हम तजिया निगार बराबरी पे आता है कि भाई हम बताएं कि क्या नजर आ रहा है। तो जो मेरी नाकस अकल इस वक्त ताहिर साहब बता रही है वो ये है कि मुझे लगता है कि अमेरिका और मगरब अब ये सोच रहा है कि अब चढ़ाई तो इसने कर दी है, तो नुकसान इसका होगा, इस नुकसान को बढ़ाया किस तरह जाए। तो सैंक्शन अपनी जगह पर, लेकिन मुझे लगता है कि इंसर्जेंसी को हवा दी जाएगी। देखें, कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि यूक्रेन की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो जो है वो किसी तरीके से जो है वो कन्वेंशनल मिलिट्री वॉर के अंदर जो है वो कोई मतलब मुकाबला कर पाएंगे। तो ये कन्वेंशनल तो नहीं होगा, तो जाहिर है शुरू में रूस घुस जाएगा, वो चाहते ही यही है कि वो घुस जाए। अब चढ़ाई तो रोक नहीं सके, यही उम्मीद थी कि अच्छा यार ये नहीं करेगा, 10 दफा सोचेगा, लेकिन उसने कर दिया। अब नए हालात हैं, वो तो आप रोक नहीं सकते, वो तो इन मोशन हो चुका है, इन प्ले है। तो अब आपका काम यही है कि अब आप जितना ज्यादा इसको तकलीफ दे बना सकें मिलिटरीली एंड फाइनेंशियली, आप वो करें। तो मैं समझता हूं ये स्ट्रेटजी है, और इस वजह से सदर बाइडेन, आपने पता नहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी या नहीं देखी, जो बहुत ज्यादा जो है वो जज्बाती हो रहे थे,
जर्नलिस्ट और पूछ रहे थे कि जी क्या कर रहे हैं आप, ये देखें ये उन्होंने ये कर दिया, जो है वो आ गए और मार दिया और ये हो गया और वो हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं। और वो बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे, फिर कभी मुस्कुरा देते थे, कभी कहते कहते कोई चीज रुक जाते थे। तो क्यों हो रहा है? एक इसके ऊपर जो है तावील ये है कि शायद सदर बाइडेन जो है वो उम्र रसीदा हो चुके हैं और वो जो है अब उस तरीके से जो है फाल नहीं रहे। हो सकता है, लेकिन मैं जो मुझे जो गट फीलिंग है वो ये है कि वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं लेकिन कह पा नहीं रहे, क्योंकि अब कहने से ये होगा कि फिर उनका जो प्लान है उसके क्लूज मिल जाएंगे। उस वक्त होता है कि अच्छा यार देखो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रहा है ये प्रेस, मुझे जो है किसी तरीके से इनको चुप कराना है। लेकिन जो ही आप चुप कराने के लिए शुरू होते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं यार, ये चुप कराना इतना जरूरी नहीं है जितना कि जरूरी है कि जो है वो इस जंग को जो है काउंटर करना। तो मैं चुप ही रहूं तो बेहतर है। ठीक है, अगर समझते हैं कि मैं मतलब आई हैव लॉस्ट इट या मैं बूढ़ा हो चुका हूं, सीनाइल हो चुका हूं, तो कहते रहे, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बहसियत सदर के, और ये एक इलेक्शन का साल है, मुझे इसमें से जैसे सदर पुतिन अब पूरी एड़ी चोटी का जोर है कि किसी तरीके से वो कामयाब इसमें से सुरखरू हो इस ऑपरेशन में से, इसी तरीके से सदर बाइडेन और मगरबी जो लीडर्स हैं वो सुरखरू होना चाहते हैं। तो अभी ये मामला चलेगा। तो अब ये कहना कि जी उसमें जानी माली नुकसान होगा, हाँ होगा। जंग शुरू हो जाती है तो लोग फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली लोग जो है, दुनिया की हकीकत है, उसमें लोग जाने जाती हैं, लोग जो है जख्मी होते हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है जो जंगें होती हैं। तो ये तो एक हकीकत है। इससे अब वो जैसे कहते हैं ना वो मतलब दैट शिप हैज सेल्ड। तो अब हमें आगे देखना है। यानी इसका मतलब ये है कि जंग जो शुरू हो चुकी है ये ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली आगे जाएगी, चूँकि सदर पुतिन इसमें फंस गए हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड चाहती है कि वो ज़रा और फंसें। और दूसरी तरफ अभी 24 घंटे नहीं हुए इस बाकायदा हमले को, जो इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पंडित्स बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये लार्ज स्केल की थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। इसका दारोमदार चीन के आगे रवैये पर है, जो मुझे लगता है कामरान बुखारी साहब, चाइना अपना दुनिया के साथ कारोबार मुतासर नहीं होने देगा, लिहाजा वो रूस के साथ ओपन पार्टनर के तौर पर सामने शायद ना आए, जैसा कि पिछली जंगों में हुआ था। क्या आपको लगता है कि चीन साथ देगा, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्लॉक्स बन गए थे? क्या इस तरह की सूरत हाल आपको नजर आती है? देखिए, इसमें बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यहाँ बड़े बड़े शेड्स ऑफ ग्रे हैं। मैं अगर मुझे गेस करना हो ना तो ताहिर साहब मैं कहूंगा इस वक्त चीन को नहीं पता वो क्या करेगा, क्योंकि वो हालात को देख रहा है कि मेरा फायदा इसमें किस तरीके से। अच्छा, एक तरफ फायदा ये है कि चलो यार थोड़ा सा जो है ना मगरिब को कमजोर किया जाए, तो अगर रूस कर रहा है और हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना हमें फौजें भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना, करने दो इनको, ताकि ये हमारा फायदा हो। और ये तो वैसे भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है चाइना का। अफगानिस्तान में जो है अमेरिका ने एक सिक्योरिटी का निज़ाम सेटअप किया हुआ था, जिस वजह से BRI जो है वो पाकिस्तान में भी बना ली और सेंट्रल एशिया में भी बना ली, ईरान में जाने के चक्करों में थे। और अब वो पसूड़ी पड़ गई है कि अच्छा यार वो तो अब तो अमेरिका टेक केयर नहीं कर रहा। तो अभी हमने हाल ही में काजाख्स्तान में जो अपना अपराइजिंग हुई थी, उसमें भी रूस ने फौजें भेजी थी। जब मामला ठंडा हो गया फिर चीन ने आके कहा कि अगर आपको हमारी किसी मदद की जरूरत है तो बताइएगा। तो चीन जो है वो एक तरफ चाहेगा कि इससे मगरिब कमजोर हो, लेकिन चीन मंझा हुआ प्लेयर है, छोटा मोटा नहीं है। रूस भी मंझा हुआ प्लेयर है। मतलब ये एनालिसिस की दुनिया का एक बेसिक उसूल है, जब हमें सिखाया जाता है कि आप किसी भी एक्टर की वो उसको डिग्रेड ना करें। यानी आपको अगर नफरत है या आप उस मुखालफीन हैं, तो मुखालफत का ये मतलब नहीं कि वो गधे हैं और आप बिल्कुल बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं।
आप उनको भी उतना ही सोफिस्टिकेटेड समझें तो ही आपकी खैर है। तो चीन बड़ा मजा हुआ प्लेयर है। चीन जहां ये भी देख रहा है, वहां ये भी जानता है कि रूस इसमें से मतलब इतना फायदा नहीं उठा सकेगा, और मगरिब को एक हद तक ही कमजोर किया जाता है। तो अगर मैं चीन हूं तो मैं चाहूंगा कि मगरिब भी कमजोर हो, रूस भी कमजोर हो। रूस कमजोर होगा तो मैं ये यूरेशिया के अंदर आऊंगा ना, BRI वगैरह आगे लेके चलूंगा। तो इस कहने का मकसद ये है कि ये ये कहना कि जी अब चीन और रूस का इल्हाक हो गया अमेरिका के खिलाफ, मगरिब के खिलाफ, ये बहुत सिंपलिस्टिक बचगाना किस्म की सोच है। ये जियो पॉलिटिक्स जिस चीज का नाम है, बड़े सोफिस्टिकेटेड जो है गेम का नाम है, जहां पे जो प्लेयर्स हैं वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने मफादात के साथ है। और ये कहना कि चीन का मफाद रूस के साथ जुड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, वो उसमें जो है बहुत ही, वो जिसे कहते हैं ना नैरो माइंडेड, या वो कम अकली का जो है ना सबूत हम देंगे अगर हम ये सोचेंगे कि बस चीन और रूस अब इल्हाक हो गया है और अब जो है वो मगरब की खैर नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। और मैं जैसे मैं कह रहा हूं ना, अभी देखेंगे कि भाई तेल देखो, तेल की धार देखो, दैट्स हाउ चाइनीज आर लुकिंग एट इट। देखो किस हद तक पुतिन जाता है, अभी तो पता नहीं ना, अभी तो पुतिन को नहीं पता कि वो किस हद तक जो है कामयाब होगा। तो हालात को देखो, जहां फायदा हो वहां इधर घुस जाओ, अगर वहां नुकसान हो रहा है तो इधर चले जाओ। ये वेट एंड सी गेम है। यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई हतमी जो है ऐलान करना कि जी बस ये अब चीन प्लस रूस कैंप हो गया है और मगरिब की खैर नहीं, ये बहुत ही फजूल किस्म की जो है वो एनालिसिस है। मैं इसको एनालिसिस भी नहीं कहना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छे अंदाज से ये सूरत हाल में बताई, लेकिन मैं इसी सवाल को जो मैंने अभी आपसे किया, इसको एक दूसरे जाविये से आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर जो हमारे साउथ एशियन व्यूअर्स हैं, और बिलखुसूस उनमें से जो पाकिस्तानी नयाद व्यूअर्स हैं, वो इनफैक्ट ब्लॉक बंदियों के बड़े शौकीन हैं। उनका ये ख्याल होता है कि ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, ये जैसे ब्लॉकों पे चल रहे हैं कि जी अब ये 3 लोग मिलेंगे, ये 4 लोग इधर मिलेंगे, तो फिर एक कुश्ती होगी। आपने कहा कि इंटरनेशनल अफेयर्स में ख़ास तौर पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये जियो इकनॉमिक्स की बात पूरी दुनिया में हुई, ये सूरत हाल बदल गई। अब जो इंटरेस्ट हैं, पहले भी इंटरेस्ट ही कौमों के उनके पेश नज़र होते थे, अब तो बहुत ही ज़्यादा पेश नज़र होते हैं। तो ऐसे जो व्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर हमारी बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उनको आप किस तरह रिविजिट करने के लिए कहेंगे अपने थॉट्स को? ये बहुत अहम सवाल किया है ताहिर साहब आपने। ये बड़ा जरूरी है कि लोग सीखें। और मुझे आपका शो पे आने पे जो है वो अपना शौक भी होता है, इसी वजह से कि एक मौका मिलता है कि कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, कुछ बात हो और गहरी बात हो। और मेरे जहन पे भी मैं अपने जहन को, अपने असम्पशंस को, अपने बायसेस को चैलेंज करूं। और हो सकता है शायद कि मेरे कुछ मतलब चंद अल्फाज से कोई किसी का कोई फायदा हो जाए। नुकसान नहीं करना चाहूंगा, फायदा करना चाहूंगा। तो कितना फायदा कर सकता हूं ये तो कह नहीं सकते, लेकिन देखें इसमें बड़ा जरूरी है कि मफादात को समझने की जरूरत है, तारीख को पढ़ने की जरूरत है। अब छोटी सी मिसाल है कि नाटसी जर्मनी और सोवियत यूनियन दोनों मुखालिफिन थे अमेरिका। ऐसा नहीं था कि कोई एक जो है वो मुखालिफ नहीं था। यहां तक कि बरतानिया और अमेरिका का भी कंपटीशन चल रहा था। अमेरिका अभी वो सुपर पावर नहीं बना था जो जो है मतलब 1945 के बाद बना है। तो जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी, तो अगर तारीख अगर आप पढ़ें तो हमें पता चलता है कि टेंशन थी चर्चिल के, और जो विंस्टन चर्चिल वजीर आजम थे बरतानिया के, और सदर FDR फ्रैंकलिन डेलानो और रूजवेल्ट जो अमेरिका के सदर थे, उनके दरमियान बहुत टेंशन थी। जहां वो तस्वीरों में दिखाया जाता है कि बड़े एलाय थे, मिलते थे और ये होता था, उनके अंदर टेंशन भी थी क्योंकि उनके मफादात एक नहीं थे। एक मफाद था कि जर्मनी को जंग नहीं जीतनी किसी तरीके से। तो जहां वो इख्तलाफात थे, धड़ेबंदी की एक लिमिट थी। फिर आप आए तो देखें कि जो है जिस वक्त हिटलर ने मिस कैलकुलेट कर दिया कि एक तरफ जो है उन्होंने सोचा अच्छा यार ये तो मैं अब फ्रांस को तो काबू कर लिया मैंने, तो अब ये है कि अब मुझे ये अपना जो मशरकी फ्लैंक है, इस पे जो सोवियत यूनियन है, इसको किसी तरीके से कमजोर करना है और मैं कर सकता हूं।
तो उन्होंने 2 महाज खोल दिए। तो उस वक्त क्या हुआ फिर? उस वक्त स्टालिन थे हुकूमत में, और स्टालिन के बारे में सबको पता है कि वो मतलब इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत है, खास तौर पर मगरब के अंदर। लेकिन अमेरिका ने अपना नाक पकड़ के उनके साथ इल्हाक किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास यह कुव्वत नहीं थी कि बैक वक्त नाटसी जर्मनी और सोवियत यूनियन दोनों के साथ जंग कर सके। और अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो क्या उनको नहीं पता था कि बाद में क्या सरप्राइज हुआ था कोल्ड वॉर? नहीं, उनको पता था कि भाई इनसे फारिग होंगे तो फिर इनसे मिलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा यार पहले इन्हें फारिग करो तो फिर उससे कोल्ड जाओ। ये फिर हमने देखा। फिर जो है 1949 में 49 में कम्युनिस्ट चाइना, माओ साहब की हुकूमत आ गई चाइना के अंदर। अब 2 कम्युनिस्ट बड़े बड़े ममालिक। उस वक्त भी यही सोचा जाता था कि जी ये तो बड़ा कोई ब्लॉक है। लेकिन 72 में हमने देखा निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के में, जिसमें पाकिस्तान, पता नहीं जो है कितने लोग पाकिस्तान में इस बात को जो है ना समझते हैं या जानते हैं, इस बारे में किस हद तक जानते हैं। पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था अमेरिका और चीन की सुलह कराने में। किसिंजर साहब जो हैं वो सीक्रेटली मरी के थ्रू, और जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से वो चीन गए थे अपना मुलाकात करने के लिए, ताकि बाद में उनके बॉस सदर रिचर्ड निक्सन माओ से जाके मिल सके। निक्सन वेंट टू चाइना की बात जो की जाती है उसके पीछे ये कहानी है। तो क्या हुआ? अगर वो एक धड़ेबंदी थी, चीन, वो भी कम्युनिस्ट थे, वो भी कम्युनिस्ट थे, उनको एक साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं थे। उस वक्त चीन के साथ मिलके अमेरिका क्या उस वक्त माओ को पसंद करते थे? चीन उस वक्त इससे ज्यादा कम्युनिस्ट, सख्त कम्युनिस्ट निजाम था। लेकिन अमेरिका को कोल्ड वॉर में 2 बड़े फरीकैन के साथ बैक वक्त जंग नहीं करनी थी। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि भाई फिलहाल चीन को इनसे अलग कर लो, फिर उनसे हम डील करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये एनालिटिकल टूल्स होते हैं, ठीक है, कि आप इनको समझ सकें। इनको आप जू का तू लिटरली मत लें। इवन जो है ये जो अब नेटो है, अब तो चूंकि जो है ना वो सोशल मीडिया भी है और जो है इंटरनेट भी आ चुका है, तो इल्म बहुत ज्यादा फैल गया है, तो इन चीजों को छुपाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप पुरानी तारीख को भी जाके देखें, कोल्ड वॉर के जमाने में भी नेटो के अंदर इख्तलाफात थे, जो है कि भाई नहीं यार ये इतनी हद तक नहीं जाना, ठीक है, और जो है ये नहीं करना। अमेरिका कुछ चाहता था, बरतानिया कहता था अच्छा यार इतनी बातें मान लेता हूं, उतनी बातें नहीं मानना चाहता। ये जो सदर ट्रंप जब आए थे तो इन्होंने तनकीद की थी नेटो के ऊपर। वो कोई इस दौर की तनकीद नहीं है, वो तो एक देरीना तनकीद थी कि यार नेटो में हम जो है सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, हमारे ही फौजी सबसे ज्यादा जो है ना लगते हैं, हमारा ही खर्चा होता है, तो जो बाकी हैं वो फ्री राइडर क्यों है? जर्मनी को चाहिए कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ के अपना जो है कंट्रीब्यूट करे, माली तौर पे भी और जो है ना अस्करी तौर पे भी। तो इसी तरीके से जो है दीगर और जो एलाइज हैं उनको भी करना चाहिए। तो क्या ये धड़े धड़ जो है वो मतलब बड़े मतलब आपस में नीट एंड क्लीन होते हैं? नहीं। इन दी एंड जो सबसे ज्यादा पायदार जो यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो है नेशन स्टेट। आज हम उसको नेशन स्टेट कहते हैं। आप उसको पुराने जमाने में चले जाएं तो एम्पायर बन कह सकते थे, या जो भी आप उसको नाम देना चाहें। एक जो जिसे कहते हैं, हम ये बहस लंबी है कि कौम क्या है और कौन कौम है, कौन सी कौम नहीं है। जी भाई कुर्द भी कौम है, उनको रियासत नहीं मिली थी, तो एक लंबी बहस है। फलस्तीनी भी हैं। लेकिन जो एंड पे जो सॉवरेंटी है वो नेशन स्टेट की होती है। ईयू का क्या मसला है? क्यों ईयू खत्म हो रहा है? बरतानिया क्यों, ब्रेक्सिट क्यों हुआ था, क्यों छोड़ा था ईयू? क्योंकि उनको उसमें फायदा नजर नहीं आ रहा, उल्टा नुकसान ना हो रहा है। अब भी ईयू का जो मसला है ब्रेक्सिट के बाद वो यही है कि जर्मनी की आवाम पूछती है अपनी हुकूमत से कि यार हम यहाँ पे इतनी बड़ी मईशत बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और आप जो है चूंकि ईयू आपने बनाई हुई है, उसकी आपने जो ना चला रहे हैं इतना बड़ा जो अलायंस है, लेकिन हमें जो है वो ग्रीस को बेल आउट करना पड़ता है, इटली को बेल आउट करना पड़ता है, आयरलैंड को बेल आउट करना पड़ता है, पुर्तगाल को बेल आउट करना पड़ता है। क्यों? हम क्यों करें?
ये खुद भी क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीजें समझने की जरूरत है। ये तारीख पढ़े बगैर नहीं समझ आएगी, और जहन पे जोर लगाए बगैर नहीं समझ आएगी। और उसके दरमियान हमें अपने यंग लोगों को उनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स उजागर करने, कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को अप्रोच करें, उसको प्रोसेस करें, और फिर उससे जो है वो मतलब अखज कर सकें। जी, बहुत ही अहम जवाब है, और मेरा ख्याल है कि हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल इस तरह की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके दौर में ख़ुद को शामिल करना चाहिए। आखिर में दो एक बातें कामरान बुखारी साहब, अब सूरत हाल जो है इस नहज पे आन पहुंची है, और आपने पीछे भी बातें करते हुए कहा कि बहुत धुंधली सी सूरत हाल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रिडिक्ट करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर एज तजिया निगार करना भी पड़ता है। तो आगे आपको इस वक्त बहुत करीब की अगर हम सूरत हाल देखें, बहुत दूर की तो बात की बातें हैं, बहुत करीब की सूरत हाल देखें तो अगले 2-3 रोज़ में आपको क्या नज़र आता है? जी देखें, इसमें जो है कुछ चीजें तो आपको ऑब्जेक्टिवली देखने की जरूरत है, और कुछ चीजों पे आपका इन्हिसार जो है खबरों पे होता है। तो अभी खबर गर्दिश कर रही है गुज़िश्ता 3-4 घंटे से कि जी वो कीव पे कब्जा कुछ दिनों में हो सकता है रूसी फौजों का। खबर है, पता अब जैसे डिटेल्स नहीं पता ना, तो मैं मतलब गुरेज करता हूं कि उस खबर को जो है वो बेसिकली एक जूं का तू ले लूं। तो ये देखना है कि जो फौजी कार्रवाई है वो किस हद तक जाती है, कितनी मुजाहिमत उनका सामना होता है। खबरें आ रही हैं कि चूंकि वो तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किए हुए थे जेलेंस्की गवर्नमेंट को, और अमेरिका ने जैवलिन जो मिसाइल्स, जो एंटी टैंक मिसाइल हैं वो भेजे हुए थे, तो मुजाहिमत भी हो रही है। कुछ एयरपोर्ट्स पे कब्जे के लिए जंग बहुत जो है वो शिद्दत आई है जंग के अंदर, और वो वहां पे जो है एक स्टेल में टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म है ये बताना मुश्किल है। तो देखना यह है कि रूस किस हद तक कितना डिग्रेड करता है आने वाले दिनों में यूक्रेनियन फोर्सेस को। और फिर ये कि देखिए जंग के दौरान जो है ना आपके इरादे भी बदल जाते हैं। जो चीज पहले आप नहीं वो पॉसिबल समझते, वो जब कोई हालात बेहतर होते हैं या एटलीस्ट नजर आते हैं कि साजगार हो रहे हैं आपके लिए इवन मोमेंटरली, तो फिर प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स जो है कहते हैं यार अब यहां तक आए हैं, थोड़ा आगे भी चले जाते हैं। तो साथ ही साथ ये भी होता है नहीं यार इतना आगे नहीं जाते क्योंकि पता नहीं लेने के देने ना पड़ जाए, जो इस वक्त अपर हैंड है बैटल स्पेस में वो रिवर्स ही ना हो जाए। तो ये देखने की जरूरत है कि किस हद तक रूसी फौजें आगे पुश करेंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सैंक्शंस हैं ये किस हद तक जो है और कितनी जल्दी आ, वो प्रेशर अप्लाई करना शुरू करेंगी, यानी जो तकलीफ है क्रेमलिन की वो कब बढ़ना शुरू हो। यानी अगर वो बैंकों को बैंकारी नहीं कर सकते, तजारत नहीं कर सकते, और उनके ऊपर जो है वो कदगन लग गया है, तो वो किस हद तक उनको तकलीफ दे रहा है और किस हद तक उनको माइल करता है कि यार जरा ना पीछे हटो। क्योंकि जितनी दूर सदर पुतिन जाना चाहेंगे उनके साथी, उसका बहुत बड़ा दारोमदार ये है कि चले अगर जाते हैं तो कुछ ये तो चलो हासिल हो जाएगा। इस हसूल में, इस हसूल की मतलब कोशिश में हम गंवाएंगे क्या। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो जब जंग हो जाती है तो उसमें वो ऑलमोस्ट रियल टाइम में आ जाता है, वो बदलता रहता है क्योंकि हालात तब्दील होते रहते हैं घंटा ब घंटा, लम्हा ब लम्हा, जितनी मतलब जो भी सिचुएशन होती है। तो बैटल स्पेस को देखने की बड़ी सख्त जरूरत है कि बैटल स्पेस में किस हद तक रूसियों को अपर हैंड मिलता है और किस हद तक नहीं मिलता, और फिर उनका एपेटाइट कितना है, कितना वो कहते हैं अंग्रेजी में, यू डोंट वांट टू बाइट ऑन समथिंग दैट यू कैन नॉट चू मच लेस डाइजेस्ट। तो क्या रूस इतने बड़े जो है अपने आप बिसात फैला देगा जो कि वो मतलब संभाल नहीं सकेगा? मैं नहीं समझता। गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझ के कोई भी लीडर, मतलब फिर मैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल की तरफ जाता हूं, या तो अगर तो वो पागल हो गया तो फिर तो ठीक है, फिर तो ऑल बेट्स आर ऑफ। लेकिन
मैं असम्पशन ये नहीं करना चाहता कि वो पागल हो गया है, मैं असम्पशन ये करना चाहता हूं कि वो अभी मतलब उसका दिमाग ठीक है। तो उसमें कोई बंदा भी ये नहीं कहेगा कि आ बैल मुझे मार। बहुत आखिर में मैं इस पॉइंट को भी उजागर करना चाहता हूँ कि क्या रूस की रजीम के अंदर कोई रखना पड़ सकता है, जैसा कि एक इंसिडेंट हमने देखा जिस तरह सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इंटेलिजेंस चीफ को कल डांटा और उनको बार बार दुरुस्त किया। इस तरह की कोई सूरत हाल प्रोवोकेटिव सी आ सकती है सामने? देखिए, मेरी ट्वीट जो शो से पहले मैंने की थी, इसका मैं हवाला दे रहा हूं, उसमें मैंने यही सवाल किया है कि फर्ज कर लेते हैं कि पुतिन साहब जो हैं अब वो दिमाग से काम नहीं ले रहे और जज्बात से ज्यादा काम ले रहे हैं, यानी जोश होश को पे सबकत ले गया। तो क्या वो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी यही हाल हो गया है? यानी कोई ऐसा कोई बीमारी लग गई है, कोई वायरस आ गया है जिसने सबके दिमाग खराब कर दिए हैं? कहने का मकसद ये है कि अगर तो सदर पुतिन जज्बात से काम ले रहे हैं, जो कि हो सकता है, एन मुमकिन है, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान और मतलब कहता है कि नहीं मैं तो ये करूंगा ही करूंगा क्योंकि मुझे तो इसमें फायदा नजर आ रहा है, और इर्द गिर्द की जो मुशावरत है उससे अपने आप उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक, तो फिर तो मैं नहीं समझता हमें कोई खास फिक्र करने की जरूरत है। फिर तो ये तो खुदकुशी हुई ना। तो मैं समझता हूं कि ऐन मुमकिन है कि अगर ये हालात हैं अंदरूनी तौर पे कि लोग नाखुश हैं, अपने इंटेलिजेंस चीफ की जो उन्होंने बेसिकली वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, वो कि ये भी मतलब उनसे मतलब उम्मीद की जा सकती है कि ये भी सारा कोई एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि मगरिब के अंदर इररेशनल पुतिन का जो नैरेटिव है ना वो बहुत पॉपुलर है। तो अगर मैं पुतिन हूं और मैं बहुत ही चालाक हूं तो मैं यही दिखाना चाहूंगा कि हाँ मैं वाकई पागल हो गया हूं। ये सिर्फ पुतिन नहीं करते, वो देखें वो किम जोंग उन जो हैं और उनके वालिद जो थे वो सब यही करते थे कि भाई मैं तो बस मतलब मैंने तो न्यूक्लियर वेपन फेंक देना है जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, तो कर लो जो करना है। तो हमारे यहाँ फिर वो जरीदों में अखबारात में उनको डॉक्टर इवल और मतलब पागल कहा जाता है। लेकिन हकीकत ये मजामीन जो हैं वो बिकते जरूर हैं लेकिन इनकी अफादियत नहीं होती। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। मैं फिर से कहूंगा, वो हम हकीकत जो है ना, जो फॉग ऑफ वॉर है, उसने ट्रांसपेरेंसी से हमें निकाल के ओपेकनेस और ट्रांसलूसेंस के दरमियान में है हम कहीं पे, कि अबरा आलूद जो है वो बहुत ही प्रागंदा है। हमें कुछ मतलब माहौल जो है हमें समझ नहीं आ रही, हमारी वो जो कहते हैं ना लाइन ऑफ साइट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मूविंग पार्ट्स बहुत हैं, कंफ्लिक्टिंग खबरें आ रही हैं और फेक न्यूज का जमाना है, डिस इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, मिस इन्फो चल रही है, रूमर इंटेलिजेंस चल रही है। तो ये सारी इन माहौल के अंदर ये वसूख से तखमीना लगाना या इसका अंदाजा लगाना कि अंदर फूट पड़ेगी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये बात सब में सदाकत है कि सदर पुतिन जो है बस वो अब जो है उनके अच्छे दिन पीछे रह गए और उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि वो जज्बात से काम ले रहे हैं, तो फिर ऐसा, और मैं कहूँ जैसे मैं कहूँगा कि मैं इसमें जहां यकीन नहीं करता, इसको मैं मुस्तरद भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हो सकता है। लेकिन फिर अगर होगा ना तो फिर वो जो आप बात कह रहे हैं कि डोमेस्टिक टर्मोइल हो जाएगा। अच्छा, जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो देखें, वो अब सीएनएन पे भी है, ओपनली आ रहा है कि मुजाहरे हो रहे हैं, रूस के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं कि यार ये मत करो। ठीक है, तो ये सब चीजें फैक्टर इन करनी है ना। क्या इधर भी लोगों को पिटाई लगाएंगे यूक्रेन के अंदर और अपने लोगों को भी पिटाई लगाएंगे? तो यहाँ पे अभी हमें तस्वीर को मजीद समझने की जरूरत है। बहुत पार्शल इंफॉर्मेशन है, और ना सिर्फ पार्शल है बल्कि मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है, जो कि पजल के मुख्तलिफ हिस्से हमारे पास हैं, तस्वीर हम नहीं बना सकते फिलहाल। बहुत ही आखिर में मुख्तसर ये बताइए कि हम 2 साल के अंदर 2 बड़े क्राइसिस
को देख रहे हैं, एक में अभी भी दाखिल हुए हैं, अभी पेंडेमिक का क्राइसिस मुकम्मल तौर पर ओवर नहीं हुआ, ये यूक्रेन का क्राइसिस पूरी दुनिया पर लिंगर ऑन करेगा, ये कितना इफेक्ट करेगा पूरी दुनिया को? बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि देखें, एक तो देखिए क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक तो ये है कि इससे दुनिया पे क्या इमीडिएट रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि मगरब और अमेरिका की साख जो है ना, वो इस वक्त लाइन पे है। खास तौर पे जब जो अभी जो वो बेहुदगी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरीके से वो बहुत ही अंधोनाक जो है, वो जिस हालात में वहां से निकले, अब वो मिलिट्री विड्रॉल जो है कंप्लीट हुआ है, तो उस वो अभी हुए 6 महीने नहीं हुए, तो अब ये भी शुरू हो गया। तो लोगों की जहनों में, और खास तौर पे वो ममालिक, चीन जैसा मुल्क ये कहना चाहेगा कि ये हम एक पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, कि मगरिब के अच्छे दिन जाते रहे, अब वो बात नहीं रही अमेरिका में। ये तो वैसे ही हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जब हम यंग होते थे तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है ये इस किस्म की बातचीत जो है वो तूल पकड़ सकती है। तो एक तो ये रैमिफिकेशन है। दूसरा ये है कि देखना है कि रशिया का कितना नुकसान होता है। अगर तो रशिया का ठीक ठाक नुकसान होता है, तो उसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस होंगे। देखें, अगर ना सिर्फ सदर पुतिन की हुकूमत, अपनी हुकूमत ऑन द लाइन है, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। उन्होंने अपनी ताहयात के लिए अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर दी। क्या ऐसा ही है? हमें नहीं पता। जंग में कोई चीज सर्टेन नहीं होती। तो अगर ये भी फिर हमें देखना है कि अगर वो कमजोर पड़ जाते हैं, तो सिर्फ वो हुकूमत से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 10 साल जो है, लगभग 10 कह लें, गोर्बाचोव और पुतिन के दरमियान येल्सन आए थे ना, तो उनको भी तो हटाया गया था, क्योंकि उनको ये समझा गया कि ये बंदा, इसको नहीं पता ये कर क्या रहा है, इसने पूरे अभी जो है ना, इतनी बड़ी हमारी जो एम्पायर है वो क्रम्बल हुआ है, और ये जो है मजीद हमें कमजोर कर रहा है, इसीलिए पुतिन आया था। अब अगर पुतिन के बारे में ये तासुर पैदा हो जाए कि यार ये तो मतलब नुकसान करा देगा, तो फिर लोग इसकी इर्द गिर्द चुप नहीं बैठे रहेंगे। ये भी हमारे जहनों में एक जो आमरीत का जो एक बहुत सिंपलिस्टिक व्यू है ना, कि जी उस स्ट्रॉन्ग मैन के आगे कोई बोलता नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन के आगे बोलते हैं लोग, लेकिन तब बोलते हैं जब वो देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग मैन जो है अब हालात उसके से जो है ना बस से बाहर हो गए। सद्दाम की हुकूमत का तख्ता इसलिए नहीं उल्टा गया था कि सद्दाम की फौज हार गई थी। सद्दाम के फौज के लोगों ने साथ देना छोड़ दिया था। तो कहा था यार इसके लिए अमेरिका से लड़ेंगे, पागल तो नहीं है ना। तो यही हाल अब सदर पुतिन का होगा। अगर ये होता है, तो मैं समझता हूं जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के इलाके हैं उनमें और भी असर्टिवनेस आएगी, क्योंकि अचानक सिर्फ सदर पुतिन कमजोर नहीं होंगे, रशिया कमजोर होगा अगर हम उस तरफ जा रहे हैं। तो फिर सेंट्रल एशिया के ममालिक, कॉकसस के इलाके, चेचनिया जैसा जो है ना मुल्क, और ये दीगर जो और इस तरह के जो इलाके हैं, इनमें जो है ये और भी असर्टिव हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, और फिर चीन अपने आप को मजीद जो है वो असर्ट करेगा, क्योंकि वो वैक्यूम तो नहीं रहती ना। अगर एक पावर वीक हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा होता है, कोई ना कोई रिप्लेस तो करता है। और ये भी देखना है कि इससे फिर मगरबी इत्तेहाद कितना अपने आप को आगे लेके जाता है। ये असम्पशन वो है कि अगर वो हार जाते हैं, ठीक है, अगर उनका नुकसान हो जाता है सदर पुतिन का, अगर वो जीत जाते हैं, तो फिर मगरब का बहुत बड़ा नुकसान है। फिर मगरब को जो है अपने आप को बावर कराने के लिए कि हम जो हैं वो मतलब कमजोर नहीं पड़ रहे, वो फिर जो है वो एफर्ट लगानी पड़ेगी क्रेडिबिलिटी री एस्टैब्लिश करने के लिए। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर पुतिन जो है वो कामयाब हो जाता है, तो हो सकता है कुछ सालों में चीन के यार कुछ नहीं कर सका मगरब उसका, तो अगर हम ताइवान पे कब्जा कर लें तो हमें कौन रोकेगा। तो इस तरह के हालात हो सकते हैं, लेकिन मैं अलार्मिस्ट नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कंडीशन बताएगी, कंडीशन बेस्ड ट्रिजेक्टरीज हैं ये, और बहुत सारे इसमें असम्पशंस बिल्ट हैं, इफ्स एंड बट्स हैं।
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि दुनिया इन्हीं इफ्स एंड बट्स के साथ ही आगे पीछे चल रही है। बातचीत आपसे अगले हफ्ते होगी और देखेंगे कि अगले हफ्ते तक ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। बेहद शुक्रिया आज वक्त देने का। शुक्रिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे वाशिंगटन से जनाब कामरान बुखारी साहब की, जो एक मायानाज तजिया निगार हैं और उनका थिंक टैंक भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। और आपके आर्टिकल्स वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और इसके साथ साथ आपकी कमेंट्री CNN और अमेरिका के, यूरोप के मरूफ जो टेलीविज़न हैं मेन स्ट्रीम के, उन पर भी आती रहती है। और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमें भी वक्त देते रहते हैं। आप हमारा शो देखते रहिए, हमारे टैग TV के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पेपॉल के ज़रिए, या आप हमें पैट्रियन के ज़रिए पैट्रोनाइज कर सकते हैं। आज का तजिया कामरान बुखारी साहब और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.